नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी चुनाव आयोग पर। आप देख भी सकते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारी संविधान की जो सीरीज है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे भारत के चुनाव आयोग की जो हमारे चुनाव आयोग है इसका कार्य प्रणाली क्या क्या है, किस तरीके से इसकी संरचना स्ट्रक्चर है, इसके कार्य क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं और संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में इसकी नियुक्ति करी जाती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक पर चुनाव आयोग से संबंधित बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संरचना पर, यानी स्ट्रक्चर क्या है चुनाव आयोग की और क्यों जरूरत पड़ी हमारे भारत में इस संस्था की। क्या ये संस्था एक वैधानिक संस्था है या ये संस्था एक संवैधानिक संस्था है, तो किस तरीके की संस्था है इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता किन किन मामलों पर और कहाँ कहाँ इस संस्था को दी गई है संविधान के द्वारा। तो नियुक्ति के मामले पर, वेतन भत्तों के मामले पर कि नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा, इनको कब हटाया जा सकता है, कितने सदस्य होंगे चुनाव आयोग के, अध्यक्ष कौन होगा, उसके सबॉर्डिनेट्स कौन होंगे। इसके बाद में वेतन और भत्ते, वेतन कितना है, किसके बराबर है, या भत्ते कितने हैं या किसके बराबर है, या इनको कम करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है, कम कर सकता है तो कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है तो कौन नहीं कर सकता है। इसके बाद में कार्य और शक्तियां, कोई भी इंसान होता है या कोई भी संस्था है, अगर वो दुनिया में आया है तो उसको कुछ ना कुछ कार्य करने ही पड़ेंगे। ऐसे ही अगर किसी संस्था का कहीं भी उसकी स्थापना करी गई है, चाहे वो संविधान में चाहे कहीं भी, उसके कुछ ना कुछ कार्य बांटे गए हैं। तो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य हैं और जब कार्य करने पड़ते हैं तो कार्यों के साथ में पावर्स भी आती हैं, आपकी कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी आती हैं ताकि आपको कोई उन कार्यों को करने से ना रोक सके। तो इसी चीज में हम चर्चा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्य क्या क्या है और उनकी शक्तियां क्या क्या है, पावर्स क्या है। इसके बाद में किस भाग में, संविधान के किस भाग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। आप लोग जानते हैं संविधान के अंदर वर्तमान में कितने भाग है, 25, परंतु जब संविधान बना था उस समय संविधान में भागों की संख्या, तो टोटल पार्ट्स जो थे कितने थे, 22 थे। अभी वर्तमान में 25 हो गए। तो जब बना था 22 थे और उस 22 में एक भाग ऐसा भी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यानी भारत के चुनाव आयोग के बारे में बताता है। और ऐसे ही जो आर्टिकल्स है, हमारे अनुच्छेद हैं, जब हमारा संविधान बना उस समय 395 आर्टिकल्स थे, परंतु वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 470 आर्टिकल हो गए हैं। और इन 470 आर्टिकल में से एक आर्टिकल ऐसा है जो हमारे चुनाव आयोग से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है नहीं, परंतु ये टॉपिक एग्जाम के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल का एग्जाम ले लीजिएगा, एमटीएस से स्टार्ट करिए और कहाँ चले जाइए, आईएएस पीसीएस तक, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर जगह आता ही आता है। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखें, कॉपी किताब लेके बैठ जाएं। साथ के साथ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा पर बोलूंगा, तो आपको क्या करना है, वो चीजें लिखनी है अपने रजिस्टर में, नोट्स बनाइए अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं भारत का चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले चुनाव आयोग के एक कार्य प्रणाली किस तरीके से है, या संविधान में या भारत में सबसे पहले इसका गठन कब किया गया। तो मैं गठन की बात करूं यानी बनाया कब किया गया, कब बनाया हमारा चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का गठन जो है वो 26 जनवरी, याद रखेगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया हमारे संविधान में। और जब चुनाव आयोग का गठन किया जा चुका है तो चुनाव आयोग का कार्य क्या है, मेनली इसका कार्य क्या है। तो अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य जो है चुनाव आयोग का वो सिंपल और सिंपल क्या है, चुनाव कराना। चुनाव आयोग यानी चुनाव कराएगा भाई। चुनाव कहाँ कहाँ करा सकता है, चुनाव आयोग चुनाव कहाँ कहाँ करा सकता है। तो चुनाव आयोग चुनाव कराएगा आपका संघ स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर, परंतु कहाँ नहीं कराएगा। चुनाव करा तो सकता है संघ और राज्य दोनों स्तरों पर, परंतु क्वेश्चन उठता है कि कहाँ नहीं कराएगा।
तो चुनाव आयोग चुनाव कहाँ नहीं करा सकता है? पंचायत जो चुनाव होते हैं, पंचायत और नगर निगम जो निगम के चुनाव होते हैं, यहाँ पर चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं होता है। यानी जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायत और निगम चुनाव को नहीं कराता है। इसके अलावा राज्य के विधानमंडल के चुनाव, केंद्र में संसदीय चुनाव या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, इनके चुनावों को कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग कराता है। अब इसके बारे में बात करें अगले पॉइंट पर, क्या चुनाव आयोग जो है किस तरह की संस्था है? तो किस तरह की संस्था है? तो चुनाव आयोग जो है वो क्या है? स्वतंत्र है भाई, स्वतंत्र निकाय है। और दूसरा क्या है? ये स्वतंत्र निकाय है। और दूसरा क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और संवैधानिक संस्था है, और इसका जिक्र हमारे संविधान के भाग 15 में किया गया है। किसमें किया गया है? याद रखिएगा बच्चों, भाग 15 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। और आर्टिकल्स की बात करूं, किस आर्टिकल में हमारे चुनाव आयोग से संबंधित बताया गया है? तो आर्टिकल आपका पड़ेगा, यानी अनुच्छेद पड़ेगा आपका, अनुच्छेद पड़ेगा 324। तो अनुच्छेद 324 अगर कहीं आपको दिखा हुआ मिल जाए तो आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा ये भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 भारत का चुनाव आयोग, भाग 15 भारत का चुनाव आयोग। तो ये तो था चुनाव आयोग के बारे में ऊपर से जानकारी। बात करें भारत में पहली बार चुनाव कब हुए होंगे? 26 जनवरी 1950 को जब गठन हो गया तो चुनाव भी हुए होंगे। इससे पहले अंतरिम सरकार चुनी गई थी, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उसमें, जो संविधान सभा ही अपने आप में एक सरकार के रूप में कार्य कर रही थी। परंतु जब भारत का संविधान लागू हो चुका था 26 जनवरी 1950 को, तब हमें एक निर्वाचित सरकार की जरूरत थी जिसमें जनता का सीधे सीधे भागीदारी हो। इसी चीज को देखते हुए 25 अक्टूबर 1951 से 25 अक्टूबर 1951 से 25 फरवरी 1952 तक, 25 फरवरी 1952 के बीच में क्या हुए? भारत के पहले क्या हुए? आम चुनाव हुए। आम चुनाव। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पहले आम चुनाव कब हुए, तो भारत के पहले आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 के बीच में हुए। इसके बाद में चुनाव लगातार होते रहते हैं। चुनावों की जो कार्य प्रणाली है, कार्य संचालन का कार्य है, वो भारत के चुनाव आयोग के पास में है। तो ये तो है हमारे भारत के चुनाव आयोग की एक तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन को बना पाएगा एग्जामिनर। बात करें संरचना की, तो संरचना पे अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संरचना की बात करूं, यानी स्ट्रक्चर क्या है इसकी, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी भी हो सकती है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा, परंतु ये याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम पास करना है तो बच्चों हर चीज को हमें पॉइंट टू पॉइंट याद करना ही पड़ेगा। बिना तैयारी के, बिना मेहनत के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत ही एक शॉर्टकट है। ठीक है, तो संरचना की बात करूं तो चुनाव आयोग 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। तो उस समय 1950 में इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था चुनाव आयोग का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो कौन थे? सिर्फ उनकी संख्या क्या थी? एक। यानी 1950 में उनकी संख्या एक थी। और ये संख्या कब तक बनी रही? तो आपको बता दूं 1950 से लेकर 1989 तक, 1950 से लेकर 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो सदस्य संख्या थी वो एक थी, सिंगल, एक इंसान ही पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक तरीके से चुनाव प्रणाली का अध्यक्ष होता था, यही चुनाव कराता था। इसके नीचे इनके सबऑर्डिनेट्स होते थे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से आते थे। परंतु आपको याद होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको, 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ वो हमारा संविधान में 1989 में, यानी 61 अमेंडमेंट जो हुआ 1989 में हुआ। और इस अमेंडमेंट में क्या खास बात थी ऐसी कि इस अमेंडमेंट को हमारे संविधान में एक
अलग से मैं तो कहूँगा एक पत्थर माना जाता है, मील का पत्थर माना जाता है आम नागरिकों के लिए। तो वो क्या हुआ, वो क्या था, यानी जो आपकी वोटिंग राइट्स था, वोटिंग की जो सीमा थी आपकी, जो 21 वर्ष हुआ करती थी, 21 वर्ष, इसको घटा दिया गया। घटाने के बाद में क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। यानी अब 18 साल का अगर कोई भी भारतीय नागरिक है, अगर कोई भी भारतीय नागरिक 18 साल का है तो भारतीय चुनाव प्रणाली में हिस्सा ले सकता है। हिस्सा लेना यानी अपने वोट दे सकता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में वोटिंग जो उम्र थी, वोटिंग जो सीमा थी, उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। अब संसद को ये लगा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी एक ही सदस्य संख्या है, क्यों ना इसको भी बढ़ा दिया जाए ताकि इसको भी मदद मिल सके। तो 1989 में याद रखिएगा, सदस्य संख्या को 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया, यानी 1+2, यानी एक निर्वाचन आयुक्त, उसके साथ में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और कर दी गई। यानी 1989 में निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 3 हो गई। पर यह सदस्य संख्या ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और 1990 आते आते फिर से ये जो 2 सदस्य संख्या थी, इसको फिर से हटा दिया गया। अब फिर से भारत का चुनाव आयोग एक सिंगल मशीनरी हो गया था। यानी एक निर्वाचन आयोग का सिर्फ एक ही अध्यक्ष या एक ही सदस्य मान के चलिए, सिर्फ सदस्य संख्या क्या हो गई थी, एक ही हो गई थी। परंतु फिर से चीजें बदली और 1993 में फिर से एक बार चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या को फेरबदल किया गया, फिर से बढ़ाया गया। और ये बढ़ाया गया 1+2 के रेशियो में, यानी एक निर्वाचन आयुक्त और प्लस में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, एक निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। और इन तीनों की जो बॉडी बनाई गई, एक संस्था, एक स्ट्रक्चर जो बनाई गई, ये वर्तमान समय तक यानी 2022, अभी जो समय चल रहा है 2022 का चल रहा है दिसंबर का, और अभी तक की डेट में क्या है, जो चुनाव आयोग की जो स्ट्रक्चर है वो 1+2 की है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि चुनाव आयोग की वर्तमान में स्ट्रक्चर बताइए, कितने सदस्य हैं, तो 1+2 होते हैं। ये तो आयुक्त यानी कमिश्नर है, पर इनके साथ में ना डेप्यूटी कमिश्नर यानी उप निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। और ये जो आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, लिख लीजिएगा। उप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और कैसे आते कौन है, होते कौन है, तो वो सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं। सिविल सर्विसेज यानी जो यूपीएससी के द्वारा चुन के आईएएस बनते हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को क्या बनाया जाता है, उप निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, उप निर्वाचन आयुक्त, जो इनकी सलाह करते हैं, किसकी सहायता करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये तो थी संरचना भाई 1950 से स्टार्ट होकर और वर्तमान 2022 तक, वर्तमान कहां तक, 2022 तक, ये तो थी संरचना। अब बात करें इसके स्वतंत्रताएं क्या क्या है। मैंने आपको बात करी थी कि संरचना के बाद में स्वतंत्रता पढ़ेंगे, तो आप जानते हैं स्वतंत्रता किस तरीके से है चुनाव आयोग की, चाहे वो कार्य को लेकर हो, चाहे वो नियुक्ति को लेकर हो, चाहे वो वेतन भत्ते को लेकर हो, या फिर उनको उनके पद से हटाना हो। तो ये स्वतंत्रता किस प्रकार से उनको मिली हुई है, अभी हम जानेंगे अगली स्लाइड में। आइए दोस्तों, आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रताएं क्या क्या दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कार्य हैं, सबसे पहले तो कार्य क्या है, तो कार्य आप जानते हैं क्या काम कराना है, इसका कार्य है चुनाव कराने का। चुनाव कराएगा भाई, क्या हो सकता है, पहला कार्य चुनाव कराना। दूसरा कार्य क्या हो सकता है, ये तो पहला हो गया भाई। दूसरा क्या होगा, तो जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं पूरे भारत के अंदर, निर्वाचन क्षेत्र चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्य की विधानसभा का हो, तो निर्वाचन क्षेत्र को बांटना, तो निर्वाचन क्षेत्र बांटना, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना या घटाना,
बढ़ाना या घटाना किसके आधार पर? संसद परिसीमन आयोग के द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा, याद रखिएगा, संसद के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और परिसीमन आयोग के गठन के बाद परिसीमन आयोग के आधार पर निर्वाचन आयोग क्या काम करता है? पूरे भारत में कहीं भी लोकसभा के क्षेत्र की जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको घटा सकता है, उसको बढ़ा सकता है। ऐसे राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्र को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, परिसीमन आयोग कौन गठित करता है? तो संसद के द्वारा गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन किस लिए किया जाता है? तो निर्वाचन क्षेत्रों को घटाने बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन फिर बनेगा कि क्या परिसीमन आयोग के द्वारा जो निर्वाचन क्षेत्रों को घटाना है बढ़ाने का कार्य है क्या सिर्फ संसद के द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। परिसीमन आयोग का गठन सिर्फ संसद करती है, परंतु निर्वाचन क्षेत्रों को घटाना है बढ़ाने का कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, भारत के चुनाव आयोग का होता है। इसके बाद बात करें नियुक्ति व पद से हटाना। तो सबसे पहले बात करें नियुक्ति की, बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करेंगे? चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। परंतु एक पेच यहाँ फंसता है, और वो ऐसा पेच है कि हर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, और अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हो, और मेरा एक ही काम है कि कंसेप्ट के साथ में चीजें अच्छे से क्लियर करके चलना। तो राष्ट्रपति जो हैं नियुक्त करते हैं, परंतु वो सदस्यों को, जो सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इनको नॉमिनेट कौन करता है? बात फंसी ना। देखो, एक तो होता है नॉमिनेशन, यानी नॉमिनेट कौन करेगा और अपॉइंट कौन करेगा। यहां क्वेश्चन फंसता है कि नॉमिनेट कौन करे भाई और अपॉइंट कौन करे। तो नॉमिनेशन का जो कार्य है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स मान लीजिए आप, वो नॉमिनेट करेंगे कुछ सदस्यों को कि ये लोग जो है भारत के चुनाव आयोग के सदस्य बन सकते हैं, समझ रहे हैं। परंतु नॉमिनेशन के बाद में अपॉइंटमेंट की जो पावर है ये भारत के राष्ट्रपति के पास में है। याद रखिएगा, नॉमिनेशन कौन करेगा? नॉमिनेशन करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी लोकसभा के कैबिनेट जो है, मंत्रिमंडल है, वो राज्य विधानमंडल के नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है संघीय स्तर पर कार्य करती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो कहाँ के? संघ सरकार के हैं, केंद्र सरकार के हैं, वो मिनिस्टर सिफारिश करेंगे कि ये लोग, कुछ लोग हैं ABC, उन लोगों को हम चुनाव आयोग के अध्यक्ष बना सकते हैं, आयुक्त बना सकते हैं। और इस सिफारिश को मानते हुए राष्ट्रपति क्या काम करेंगे? उनको अपॉइंट कर देंगे। इसके बाद में बात करें अगली जो हमारा पॉइंट था वो था वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते किस तरीके से निर्धारित किए जाते, कौन निर्धारित कर सकता है? क्या कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों को कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें। एक पॉइंट और क्या लिखना है इसमें कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष व अन्य 2 आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल कितना हो सकता है? तो 6 साल, या तो 6 साल या 65 वर्ष। 6 साल या 65 वर्ष दोनों में से जो भी ज्यादा हो, या तो 6 साल पूरे कर ले अपने पद पर रहते हुए, या 6 साल पूरे हुए ना हो परंतु उम्र 65 साल हो गई हो। तो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, जैसे ही ज्यादा होगा 65 या 6, तुरंत उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो कितने साल तक, मैक्सिमम कितने साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 6 साल या 65 साल तक। इसके बाद में बात करें, अगर इनको पद से हटा दें, स्वतंत्रता की बात चल रही है, तो बात है कि अगर पद से हटा दें तो क्या ये भारत के किसी भी, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अन्य पद पर रिटायरमेंट के बाद कार्य कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी पद से हटाने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में क्या कर सकते हैं? रिटायरमेंट के बाद कर सकते हैं कार्य किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी पद पर। यानी संविधान में ऐसी कोई बंदिश, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि चुनाव आयोग
या अन्य चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उन पे अपने कार्यकाल के बाद में कहीं और कार्य ना करा जाए। तो ये तो था नियुक्ति पद से हटाने के संबंधित। बात करें वेतन और भत्तों की, तो वेतन और भत्ते सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि कौन निर्धारित करता है, तो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि वेतन चुनाव आयोग के आयुक्त जो है उनका वेतन कितना होगा, कहीं नहीं लिखा गया है। ये संसद के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि संसद कितना वेतन और भत्ते चाहेगी। तो वेतन और भत्ते निर्धारित कर सकती है संसद, परंतु एक बार नियुक्ति हो गई, अगर नियुक्ति एक बार हो गई तो फिर मैं आपको बता दूं उसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं कर सकता कोई भी, कटौती नहीं। अगर नियुक्ति हो जाती है चुनाव आयोग के तीन सदस्य संख्या है ना, तो तीनों आयुक्तों की अगर नियुक्ति हो जाती है तो उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं करी जा सकती है। इसके बाद में इनको इनके कार्यकाल, एक बार इनको अगर अपॉइंट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि जब चाहे राष्ट्रपति इनको पद से हटा दे। एक क्वेश्चन और बन गया ना कि चुनाव आयोग के जो 3 आयुक्त हैं इनको हटा कौन सकता है इनके पद से, तो इनको हटाने का जो कार्य है ये शक्ति जिसके पास में वो है राष्ट्रपति के पास में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों को उनके पद से हटा सकते हैं, अपॉइंट भी वही करेंगे और हटाएंगे भी वो, समझ रहे हैं। परंतु यहां क्वेश्चन फंसेगा, और क्वेश्चन क्या फंसेगा कि आप हटा तो सकते हैं राष्ट्रपति, पर क्या ऐसे ही अपनी मर्जी से, क्या राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने कार्य करते रहते हैं ये लोग? तो बिल्कुल भी नहीं। यानी चुनाव आयोग के तीनों आयुक्त जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य नहीं करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य नहीं करते हैं। यानी चुनाव आयोग के आयुक्तों को अगर हटाना है तो उनको हटाने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है, किस तरीके से हटाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उस प्रस्ताव पर लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 यानी 50 जो मेंबर्स होंगे अपनी सहमति देंगे। उसके बाद में प्रोसीजर चलाया जाएगा और वो जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं, जिस भी तरीके से प्रस्ताव पेश किया गया है, प्रस्ताव पास हो जाता है। तो प्रस्ताव पास होने के बाद जो कि संसद में पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जो आयुक्त है उनको उनके पद से हटा सकते हैं। यानी उससे पहले हटाने की कोई पावर संविधान में भी नहीं बताई गई है और ना ही है। तो ये वेतन भत्ते या फिर उनको उनके पद से हटाने की ये चीजें थी। तो ये तो थी भाई स्वतंत्रता तीनों मामलों में आपकी क्लियर हो गई होंगी। बात करें इसके कार्य और इसकी शक्तियां क्या क्या है, आइए अब देखते हैं कार्यों के बारे में। तो सबसे पहला कार्य क्या हो सकता है चुनाव आयोग का, तो सबसे पहला कार्य हो सकता है चुनाव कराना। भाई एक ही ड्यूटी है इसकी, सबसे पहली किस लिए स्थापित किया गया है इसको, इलेक्शन कराने के लिए। तो चुनाव आयोग का सबसे पहली जो ड्यूटी बनती है, सबसे पहला जो कार्य है इसका, वो क्या है, चुनाव कराना। चुनाव कहाँ कहाँ कराएगा, संघ प्लस राज्य स्तर पर, निगम और पंचायतों के स्तर पर नहीं, संघ और राज्य स्तर पर। राज्य के विधानमंडल का चुनाव और संसदीय चुनाव या राष्ट्रपति को चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का कार्य या शक्ति किसके पास में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है। बात करें दूसरा कार्य क्या हो सकता है इसका, तो दूसरा कार्य जैसे ही इलेक्शन कराएगा तो दूसरा कार्य क्या है, इलेक्शन कराने से पहले निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा, निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा। यानी संसद के द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और परिसीमन आयोग के आधार पर क्या काम करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। तो निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा करने का अधिकार किसके पास में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है, परंतु अपने आप नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। बिल्कुल बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि चीजें मिस नहीं करना है। तो निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, ठीक है। इसके बाद में बात करें अगली शक्ति क्या हो सकती है, भैया अगली शक्ति क्या है, अगर चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक पार्टियों को अपना नाम दर्ज कराना होता है
कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी है या नहीं है, इसका दर्जा कौन देगा? तो राजनीतिक पार्टी को दर्जा देना कि भैया ये राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी को क्या देना? दर्जा देना राजनीतिक पार्टी का। और राजनीतिक पार्टी का दर्जा कितने स्तरों पर दिया जा सकता है? तो 2 स्तरों पर दिया जा सकता है। एक तो संघ स्तर पर, जिसको राष्ट्रीय पार्टी भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं जिसको? राष्ट्रीय पार्टी। और दूसरा राज्य स्तर पर, ठीक है, जिसको राज्य पार्टी भी बोल सकते हैं। तो आप भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी पार्टियां देखते हैं जो संघ स्तर पर अलग कार्य करती हैं और राज्य स्तर पर अलग कार्य करती हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी की आप बात ले लीजिए। आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है, परंतु बात करें बीजेपी की, बात करें कांग्रेस की, बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी की, जिसके अध्यक्ष कौन है? मायावती हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो राजनीतिक पार्टी को अलग अलग से, यानी बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, परंतु आम आदमी पार्टी जिसके हेड जो है कौन है? अरविंद केजरीवाल, ये एक राज्य स्तर की पार्टी है। तो किसी भी पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा। इसके बाद में बात करें अगला कार्य क्या हो सकता है चुनाव आयोग का, तो अगला कार्य है चुनाव नामावली तैयार करना, चुनाव नामावली तैयार करना। तो चुनाव नामावली तैयार करने का जो कार्य है वो चुनाव आयोग का है। इसके बाद में अगला कार्य क्या हो सकता है? चुनाव चिन्ह बांटेगा भैया, याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह बांटना, चुनाव चिन्ह देना। किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी होती है उसका अपना एक चुनाव होता है। जैसे बीजेपी पार्टी है उसका कमल चुनाव चिन्ह है, आम आदमी पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू लगाना है, समझ रहे हैं? तो जितने भी भारत के अंदर राजनीतिक पार्टी है या फिर आगे भविष्य में बनने वाली हैं, तो इन पार्टियों को एक निश्चित चुनाव चिन्ह दिया जाता है। उसी चुनाव चिन्ह के बेस पर वो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो चुनाव चिन्ह बांटने का अधिकार किसके पास में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है। अगला क्या हो सकता है? अगला हो सकता है चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना। चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना। इसके बाद में अगला कार्य क्या हो सकता है? अगली शक्ति क्या हो सकती है? अगर चुनावों में गड़बड़ी पाई जाती है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि चुनाव हो रहे थे और चुनाव होते समय उस राज्य के किसी एक क्षेत्र में जहां पर वोटिंग डाली जा रही थी वहां पर गड़बड़ी हो गई, तो वहां पर चुनाव को रद्द करना, सीधा चुनाव को क्या कर सकता है? चुनाव को रद्द करने की ताकत किसके पास में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। बच्चों याद रखिएगा, बिल्कुल संसद रद्द नहीं कर सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर है कि वो चुनाव को रद्द कर सकता है और ये पावर से कोई छीन नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? इसके बाद में इलेक्शन कब होंगे? तो यानी चुनाव की तारीख तय करना। तो चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार किसके पास में है? हमारे संविधान में चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार हमारे पास में है, इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है। ठीक है, किसके पास में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की तारीख तय करते हैं। आचार संहिता लगाएंगे, चुनाव लगाएंगे, ठीक है। परंतु एक चीज यहाँ, आपका एक स्क्रू यहाँ फिर फंस जाता है कि चुनाव आयोग में अगर चुनाव में गड़बड़ी पाई जाती है तो चुनाव आयोग उस पर फैसला लेता है, परंतु चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद में किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि यहाँ पर जब चुनाव हुआ और चुनाव में गड़बड़ी थी जिस कारण से मैं हार गया, तो अब चुनाव जो वो सदस्य वो कहाँ जाएगा? अब वो सदस्य चुनाव आयोग के पास भी जा सकता है या भारत में कोर्ट में भी जा सकता है और कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है इस चीज को कि जो चुनाव हुआ था उसमें गड़बड़ी थी, और कोर्ट क्या करेगा? उसकी छानबीन करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। तो याद रखिएगा, चुनाव के समय तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावरफुल है। चुनाव के बाद की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ में हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी एक्टिव हो जाती है। इसके बाद में बात करें कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो संसद में है चाहे राज्य के विधानमंडल, तो यहाँ पर संसद में तो राष्ट्रपति को या फिर राज्य विधानमंडल में तो राज्यपाल को किसी भी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता, या तो योग्यता या अयोग्यता को लेकर सलाह
या मशवरा दे सकता है। किसको दे सकता है? संघीय स्तर पर राष्ट्रपति को दे सकता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल को दे सकता है। किसी भी व्यक्ति की योग्यता व अयोग्यता को लेकर सलाह देने का कार्य किसका है? चुनाव आयोग का है। ठीक है, योग्यता अयोग्यता यानी आपने सुना होगा दल बदल वाला सीन, दल बदल, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर किसी व्यक्ति को लेकर ऐसा कुछ लगता है या कोई व्यक्ति संसदीय जो नियम है उनको तोड़ रहा है, या जो एक बैठक का है कि 2 महीने के मैक्सिमम 2 महीने से ज़्यादा आप अनुपस्थित नहीं रह सकते, अगर आप रहते हैं तो आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर सलाह अगर ली जाए तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं इन इलेक्शन के मामले में, समझ रहे हैं। इसके बाद में भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इस पे अंतिम फैसला लेने का अधिकार या चुनाव कराने का अधिकार किसका होता है? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। फिर अगला पॉइंट देखें, इसके बाद बात करें तो भाई चुनाव हो रहा है, सारा काम हो रहा है, सारी शक्तियां इसके पास में आ गई है, परंतु चुनाव में भाग लेने वाली जो जनता है इसको पंजीकृत कौन करेगा? जो 18 साल का हो गया उसका वोटर आईडी कार्ड कौन बनाएगा? तो वोटर आईडी कार्ड बनाने का वोटर जो कार्ड होता है, वोटर कार्ड किसी भी व्यक्ति का, यानी किसी भी व्यक्ति को भारत के निर्वाचन प्रणाली में पंजीकृत करना, रजिस्टर्ड करने का जो अधिकार है वो भारत के चुनाव आयोग का है। तो ये थे चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियां। इसके बाद बात कर ली जाए, अगर कोई पूछ ले आपसे कि चुनाव आयोग जो होता है ये कितने स्तरों पर इसके कार्य व शक्तियां होती है, तो 3 स्तर पर होती है बच्चों, याद रखिएगा। पहला जो स्टेज है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक शक्ति इसके पास में होती है। दूसरा क्या हो सकता है इसका? जुडिशरी यानी न्यायिक शक्ति इसके पास में है। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक यानी सिविल कोर्ट की पावर इसके पास में है। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाती है, संविधान में उसके बारे में लिखा जाता है, तो वो संस्था एक अर्ध न्यायिक संस्था हो जाती है। इसके बाद में तीसरा क्या है आपका? सलाहकारी, यानी ये कुछ मामलों पर, कई मामलों पर राष्ट्रपति को, राज्य स्तर की बात करें तो राज्यपाल को चुनावों से संबंधित सलाह दे सकती है, सदस्यों की योग्यता व अयोग्यता से संबंधित सलाह दे सकती है। तो मेरे बच्चों ये था चुनाव आयोग, जो संविधान के भाग 15 आर्टिकल 324 से संबंधित है। इससे संबंधित अगर कोई भी ऐसा सवाल आपके किसी भी लेवल के एग्जाम में बने, चाहे वो MTS हो चाहे वो PCS हो, आप अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आप अच्छे से इस चीज को कर पाएंगे, और मेरा वादा है आपका इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आपने वीडियो अच्छे से देखी हो और कॉपी किताब लेके आप बैठे हैं और अपने नोट्स बनाए हो जरूर। ठीक है, तो अगर आप ये मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, लाइक कर दें, इसको मुझे खुशी मिलती है। और आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं मेरे पास में, पर जितने भी आते हैं मैं पढ़ता हूँ। और कमेंट में बच्चे मुझे क्या मेरी प्रशंसा ही करते हैं, तो मैं ये कहूँगा आप मेरी प्रशंसा करें, मेरी वीडियो के बताएं, पर मेरी वीडियो की कुछ कमियां भी हो सकती हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, दुनिया पढ़ा रही है यूट्यूब पे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो बहुत बच्चा हूँ, छोटा हूँ। दुनिया मुझे कहती है अरे बता, वो तो देख दुनिया मतलब इतना क्रिटिसाइज करती है ना, इतना बोलती है कि देखो डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, वाइट बोर्ड में पढ़ा रहा है, नहीं हो पाएगा, छोड़ दे। तो भाई मेरा काम है सिर्फ नॉलेज देना, चाहे मैं वाइट बोर्ड पे दूं, चाहे मैं ऐसे ही आपको वर्बली बता दूं, चाहे मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊं। अगर मेरी नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं डिजिटल बोर्ड का अचार डालूंगा क्या बैठ के भाई यहाँ पे? तो इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला सकूं और अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको दे सकूं। और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बिल्कुल, ताकि आपके अलावा दूसरे लोग भी मेरी वीडियो को देख सकें। और कोशिश करिए आप लोग दूसरों को ये बात कहिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।